बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th रिवीजन टेस्ट नंबर 3। आज हम उसका जनरल रिव्यू लेंगे। टेस्ट नंबर 3 में हमारे पास दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 13 जो कि बायोकेमिस्ट्री का है और चैप्टर नंबर 14 जो एटमॉस्फेयर का है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री दरअसल हम इसमें वो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक लाइफ के साथ है, जो हमारे जिस्म को बिल्डअप करते हैं और हमारे जिस्म को एनर्जी देने के बड़े ज़राए हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं या केटॉन्स भी कह सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2ON है। कार्बोहाइड्रेट्स आम जो सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस से पौधे प्रिपेयर करते हैं, जिसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी का मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है और साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। पहले मोनोसेक्राइड है, पहली किस्म है ये कार्बोहाइड्रेट्स की। मोनोसेक्राइड का मतलब ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कार्बन के 3 से लेकर 9 तक एटम मौजूद होते हैं। चूंकि इनमें कार्बन की तादाद 3 से लेकर 9 तक है, लिहाजा इनमें कार्बन के एटम्स की तादाद के लिहाज से हमने इनको ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस वगैरह का नाम देते हैं इनको। इसकी जो सादा हमारे पास एग्जांपल है वो ग्लूकोज है, साथ फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है और उसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसी तरह फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये गिवन है। मोनोसेक्राइड्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, जायके के लिहाज से ये मीठे होते हैं और इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। नेचर के लिहाज से ये रिड्यूसिंग होते हैं, लिहाजा इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। दूसरी किस्म इसकी ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। ओलिगो ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मानी फ्यू यानी कि थोड़ा होते हैं, चंद। तो इसमें चंद मोनोसैकेराइड्स के मिलने से ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। जैसे हमारे पास इसकी मिसाल सक्रोज है। सक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, जिसका केमिकल फार्मूला C12H22O11 है। सक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस के अमल से गुजरता है तो ग्लूकोज के साथ साथ एक फ्रक्टोज का यूनिट भी प्रोड्यूस करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पानी में सॉल्युबल हैं और जायके में भी ये मीठे हैं, लेकिन नेचर के लिहाज से ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। अगली इसकी किस्म पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होंगे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जब आपस में मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स वजूद में आते हैं। इनकी जो एग्जांपल हैं वो स्टार्च है, जो कि प्लांट्स में स्टोर्ड फूड की शक्ल में मौजूद है, और दूसरी इसकी जो एग्जांपल है वो सेलुलोज की शक्ल है। ये भी अमरफस सॉलिड्स हैं। अमरफस सॉलिड्स का मतलब भुरभुरे सॉलिड होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, कोई जायका नहीं होता और पानी में भी ये हल पजीर नहीं है, इनसॉल्युबल है। नेचर के लिहाज से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगला आर्टिकल प्रोटीन का है। प्रोटीन ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। जहां तक इनकी कंपोजिशन का ताल्लुक है तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होते हैं।
ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, इनका फंक्शनल जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स हैं। जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल वजूद में आते हैं जिनको हम प्रोटीन कहते हैं, और हमेशा अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के जरिए मिलते हैं। पेप्टाइड लिंकेज एक ऐसा बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जो दो अमाइनो एसिड्स को आपस में मिलाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ इनकी फॉर्मेशन में देख रहे हैं तो अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में यहाँ एक अमाइनो एसिड पड़ा है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो वहां से जब रिमूव होता है तो उनके दरमियान एक नई बॉन्डिंग वजूद में आती है, जो कि एक अमाइनो एसिड का कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के दरमियान बनती है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है। ये जो लिंकेज बना है इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अमाइनो एसिड्स दरअसल फंक्शनल यूनिट हैं प्रोटीन का। इनका जनरल फार्मूला हमारे पास है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस यहाँ पर, और साथ एक अमीनो ग्रुप है। जबकि R जो है ये साइड चेन अल्काइल रेडिकल की शक्ल में मौजूद हो सकती है। अमाइनो एसिड्स इसका फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन का। जहाँ तक इसकी तादाद का ताल्लुक है तो हमारे जिस्म में 20 मुख्तलिफ इक़साम के अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन वजूद में आती है, प्रोटीन को बिल्डअप करते हैं। उसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा जिस्म खुद बनाता रहता है, बिल्डअप करता रहता है, उनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिहाजा उनको हम नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जबकि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से लेना पड़ते हैं अपनी खुराक के ज़रिए, हम उनको असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज वजूद में आता है और प्रोटीन तश्कील पाती है, और जो बॉन्डिंग होगी हम उसको पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। इस चैप्टर का अगला आर्टिकल लिपिड्स का है। लिपिड्स भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब बड़े मॉलिक्यूल, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो होंगे ये फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। लिपिड्स में ऑयल भी आ जाते हैं, फैट्स भी आ जाते हैं। ऑयल या फैट्स दोनों दरअसल लंबी चेन्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, या आप कह सकते हैं कि ये एस्टर्स हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के विद ग्लाइसरॉल। ये जो एस्टर्स हैं ये 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, लिहाजा इसी बिना पर हम इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, जिनका जनरल फार्मूला ये गिवन है। ये दो शक्ल में पाए जाते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। फैटी एसिड्स इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हैं, यही तश्कील देते हैं लिपिड्स को, जिनका दो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड की शक्ल में। इनका फार्मूलाज भी आपने अच्छी तरह याद करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर का चैप्टर है, जिसके अंदर हमने एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ लेयर्स को पढ़ना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। आज हम अभी जो रिव्यू करेंगे पहले वो ओजोन डिप्लेशन का है। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमारी ज़मीन के ऊपर एक ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म की शक्ल में मौजूद है। ये उस वक़्त वजूद में आती है जब एक मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन डाई एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो एक ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन वजूद में आती है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन हमारी ज़मीन से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर मौजूद है, जो स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा है। इसका काम सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं उनको रोकना है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, ये वहीं अब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कहीं कहीं ओजोन लेयर
डिस्ट्रक्शन की वजह से सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन की सरफेस पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ जिल्द के और कैंसर के मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। ओजोन, जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्शन हो रही है ओजोन की, हम उसको ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। जिस तरह ओजोन फॉर्मेशन में भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में ओजोन के बना रहा था, इसी तरह जब ये डिस्ट्रक्शन होती है तो इसका मतलब ये जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। यूं ऑक्सीजन का जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। और इसकी बड़ी वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में पहले यूज होते थे। ये डीकम्पोज नहीं हो पाते। ये गर्म हवा के साथ जब ऐसे रीजन में पहुंचते हैं जहां, या स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं जहां पर ओजोन मौजूद है, तो वहां जाकर चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, लिहाजा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डीकम्पोज होते हैं और डीकम्पोज होकर क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाई टेम्परेचर पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन डीकम्पोज होकर क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो फ्री रेडिकल हैं ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, लिहाजा ये ओजोन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन का जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल था उसको डाई एटॉमिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन है। और ये जो फ्री रेडिकल है, ये ऑक्सीजन जो अलग हुई है O3 में से, उसके साथ एक वीक बॉन्ड प्रोड्यूस करती है, जो कि एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम के लिए प्रोड्यूस होती है, जो फौरन टूटती है और दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है, एक ऑक्सीजन का और एक क्लोरीन का। ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, ये फर्दर एक मजीद ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल है उसके साथ मिलती है और उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। इन शॉर्ट, जो यहाँ पर एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, एट द एंड हमारे पास वो O3 O2 में चेंज हो चुकी है, यानी कि ओजोन जो है वो मॉलिक्यूलर और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में चेंज हो चुकी है। ये जो फिनोमेना है इसको हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं, और जिस रीजन में ये हो रहा होगा उसको हम ओजोन होल कहते हैं। यही ओजोन होल है जहाँ से फिर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन तक पहुँच रही है। आज हमने जनरल रिव्यू लिया चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 का। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 का रिव्यू लेंगे। अल्लाह हाफिज़।